हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लिनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक केमिस्ट हैज़ वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड द सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन। इस सवाल का मतलब आप खुद समझने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। तो एक केमिस्ट है जिसके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, ठीक है। तो हमारे और एंड सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड, ठीक है। तो एक दूसरा सॉल्यूशन है, सेकंड मतलब दूसरा वाला, सेकंड वन का मतलब क्या होता है, वाला। जब ऐसे सेकंड वन, थर्ड वन इस टाइप से लिखा जाए तो इसका वन का मतलब क्या रहता है, वाला। एक दूसरा वाला सॉल्यूशन है जिसमें 25% एसिड है, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन है उसके पास, दो बाल्टी सी हम बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन में क्या है, 50% एसिड है, मतलब 50% तेजाब है, 50% एसिड है। और एक में क्या है, 25% एसिड है, ठीक है। बाकी क्या है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, वो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर्स ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन। अब इनसे हमें कुछ कितनी क्वांटिटी लें, ठीक है। अब हमें एक तीसरा सॉल्यूशन बनाना है और वो बाल्टी कितनी है, 10 लीटर की है, मतलब 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। बाल्टी ले लो, जैसे समझ लो कि कोई मार्किंग लगी हुई है यहाँ पे 10 लीटर की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 लीटर सॉल्यूशन बनाना है इनसे कुछ सॉल्यूशन लेके, ठीक है। ये 10 लीटर है मान लो यहाँ तक, ठीक है। तो हमें 10 लीटर बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि उसके अंदर 40% क्या हो, 40% एसिड हो, ठीक है। 40% एसिड हो, इस तरीके से हमको बनाना है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर्स ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन। तो हाउ मच ऑफ ईच, हर एक का कितना कितना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ ईच मतलब हर एक का, ईच मतलब हर एक का, हाउ मच मतलब कितना, हर एक का कितना शुड बी यूज, कितना लेना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। तो हर एक सॉल्यूशन का कितना कितना हमें लेना चाहिए कि हमारा 40% एसिड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है ना। तो अब इनकी तो हमें वो दी नहीं है 50% और 25% एसिड की, ये कितने हैं, कि कितने लीटर्स हैं, ये कितने लीटर्स है। तो इसका मतलब इनकी भरपूर मात्रा है, कोई कमी नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं, अगर इनकी मात्रा दी नहीं हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो हम कोई, उनकी भरपूर मात्रा है, ठीक है। तो हम इसमें से कितना लेना है, बस हमें ये पता लगाना है कि इसमें से, तो अब मान लेते हैं इसमें से हमने क्या लिया, एक्स ले लिया, इसमें से एक्स ले लिया, ठीक है। इसमें से हमने एक्स लीटर ले लिया, क्या ले लिया, एक्स लीटर ले लिया। इस वाले में से हमने कितना ले लिया, एक्स लीटर ले लिया। और इस वाले से हमने कितना ले लिया, वाई लीटर ले लिया, वाई लीटर्स ले लिया, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आती है कि x प्लस वाई कितने कितने कितने, क्योंकि x लीटर हमने लिया, y इससे लिया, और टोटल कितना हो जाएगा, 10 लीटर, क्योंकि हमें बनाना 10 लीटर का ही है। तो वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई सीधी सीधी, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल एसिड जो इसमें है 40%, 10 लीटर में जो एसिड है वो कितना है, और इस x में लिया उसमें कितना एसिड है, और y किया उसमें एसिड है, ठीक है। उन मतलब x में जो लिया उसमें कितना एसिड होगा, 50% एसिड होगा, यानी कि 50/100। इसी तरीके से जो हमने y लिया उसमें कितना एसिड होगा, y इंटू 25%, यानी कि y इंटू 25/100। और वो किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल एसिड है हमारा 40% एसिड कितने, 10 लीटर में, तो 10 लीटर का 40%, यानी कि 10 इंटू 40/100। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी एक्स और वाई में, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका एक्स और वाई निकल आएगा, ठीक है। तो एक्स आपका जो है 6 आ जाएगा, आपके मैं बता दिया है चेक करने के लिए आंसर। और वाई आपका आ जाएगा इसमें 4 लीटर्स, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख देंगे हैंस, ठीक है। हैंस क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाउ मच ईफ ऑफ ईच, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा हैंस। देखो हमने जो लिया है वो क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो हम लिखेंगे हैंस वॉल्यूम टेकन, या आप जो समझ में आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज, वॉल्यूम टेकन फ्रॉम 50% सॉल्यूशन, फ्रॉम 50% एसिड सॉल्यूशन। जो हमने वॉल्यूम लिया है 50% एसिड सॉल्यूशन से, ठीक है। 50% एसिड सॉल्यूशन से हमने वॉल्यूम लिया, वो कितना हो जाएगा, एक्स यानी कि 6 लीटर्स। इसी तरीके से वॉल्यूम टेकन फ्रॉम 25%, 50 की जगह 25% एसिड सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लीटर्स, ठीक है। अब शुरू से लैंग्वेज थोड़ा मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगी। देखो शुरू में कुछ नहीं करना है, हमने x लीटर इससे लिया, y लीटर इससे लिया, ठीक है। तो शुरू में हम लिख देंगे लेट वॉल्यूम टेकन फ्रॉम 50% एसिड सॉल्यूशन, फ्रॉम 50% एसिड सॉल्यूशन इक्वल टू x लीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी लाइन लिख लेंगे, लेट
वॉल्यूम टेकन फ्रॉम 25% एसिड सॉल्यूशन। स्टार्टिंग ऐसे करेंगे इसकी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी y लीटर्स, ठीक है। तो लिख देंगे फिर अब क्या है, टोटल हमारा कितना है, टोटल इक्वल टू 10 लीटर्स, या टोटल वॉल्यूम लिख देना, और अच्छी बात है। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 10 लीटर्स के बराबर है। इसका मतलब एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, x + y = 10 आ गई, ठीक है। देखिए पहले ऐसे रफ में करके देख लेना है आपको, ठीक है, रफ में करके देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे सवाल जल्दी समझ में आ जाता है और सवाल गलत नहीं होता है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 10 लीटर्स, तो x + y = 10 आ गया, ठीक है। अब क्या है, परसेंट एसिड, ठीक है। तो टोटल एसिड, आप लिखेंगे टोटल एसिड इन फाइनल सॉल्यूशन, जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बना है ये वाला, इसमें टोटल एसिड कितना हो जाएगा, इन फाइनल सॉल्यूशन कितना, इसमें टोटल एसिड कितना हो जाएगा, 10 लीटर का 40%, 10 × 40/100, ठीक है। लीटर्स लिख देना, ये किसके बराबर होगा, x × 50/100 प्लस y × 25/100 इक्वल टू यही 10 × 40/100, ठीक है। तो आपकी यहाँ से निकल के एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर उनको आपको सॉल्व करना है। तो लैंग्वेज कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ में, आप में से किसी को समझ नहीं आई हो। देखो x, ये हमने क्या किया है, जो टोटल एसिड होगा इसके अंदर, देखो ऐसा होगा, जो इसके अंदर 40% एसिड बना है, वो एसिड कहाँ से आया है, वो यहाँ से और यहाँ से ही तो आया है, ठीक है। तो जो टोटल एसिड इसके अंदर है वो कितना है, 40% किसका, 10 लीटर का। तो 40% 10 लीटर का। अब वो एसिड कहाँ से आया है, जो हमने x लीटर यहाँ से लिया है, जो x लीटर हमने यहाँ से लिया है उसमें जो एसिड था, और जो y लीटर यहाँ से लिया उसमें जो एसिड था, उन दोनों के एसिड को मिला के ही तो ये एसिड बना है जो 40% एसिड है। तो x हमने यहाँ से लिया, उसमें एसिड कितना था, x लीटर में दिया हुआ है उस पूरे सॉल्यूशन में 50% है, तो x लीटर हमने इसी बाल्टी से लिया है, जब हमने इसी टैंक से लिया है, इसी बाल्टी से लिया है, तो उसमें भी 50% होगा, जो x लीटर हमने लिया है इसमें भी कितना होगा, 50% एसिड होगा। इसी तरीके से जब y को हमने इस चीज़ से लिया है, y लीटर, तो इसमें भी कितना होगा, 25% एसिड होगा, ठीक है। तो x × 50/100 प्लस y / 25/100 इक्वल टू 10 × 40, इसलिए इक्वल टू टोटल एसिड जो इसमें आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर दी, जिससे कि जिनके नहीं समझ में उनके समझ में आ जाए। देखो बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल है, 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। एक 90% सॉल्यूशन और 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन है ना, प्योर आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर्स, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, क्या मिलता है हमें, 21 लीटर। ये कितनी है बाल्टी में, बाल्टी कह लो, बीकर कह लो, कुछ भी कह लो, 21 लीटर्स, इसमें कितना है, 21 लीटर्स हमें मिल जाता है, और 95% मिलता है, 95% इसमें क्या है, एसिड है, इनमें 95% एसिड है, इसमें 97% एसिड है, ठीक है। कितना परसेंट प्योर है, ये 97% प्योर है, और ये वाला 90% प्योर है, ठीक है। 97 प्योर मतलब इतना एसिड है इसमें, मतलब, ठीक है। और फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। अब हमें क्वांटिटी पता लगानी है कि इससे हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है और इससे कितनी क्वांटिटी लेनी है कि ये हम 21 लीटर का बना सकें। तो वही पहले की तरह इसको x मान लेंगे, इससे कुछ y क्वांटिटी ली। अब x + y कितना हो जाएगा, जो क्वांटिटी लेंगे वही तो मिला के 21 लीटर बनेगा, तो x + y हमारा 21 हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब x जो हमने लिया उसमें हमने क्या, 90% एसिड है, यानी कि 90/100, और जो हमने y लिया उसमें कितना परसेंट एसिड है, 97% एसिड है, यानी 97/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल एसिड इसके अंदर है 21 लीटर में, तो 21 लीटर में कितना एसिड है, इक्वल टू 95/100, ठीक है। एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके आप किया जाएगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर चेक कर सकते हैं आप, x = 6 आ जाएगा और y = 15 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस वॉल्यूम टेकन, जैसे पिछले वाले सवाल में लिखा था, वॉल्यूम टेकन फ्रॉम 90% एसिड सॉल्यूशन इक्वल टू 6 लीटर्स, एंड हेंस वॉल्यूम टेकन फ्रॉम लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है, वो लिख लेनी है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगला सवाल है, देखो, ए ज्वेलर हैज़ बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। एक ज्वेलर, एक सोनार के पास बार्स हैं। बार्स मतलब क्या होती हैं, बार क्या कह सकते हैं, बार आती है, मतलब बार समझ सकते हो, ईंटें टाइप होती हैं, जैसे सोने की ईंट वगैरह होती है ना, वो, हाँ। तो जो एक ज्वेलर के पास दो बार हैं, ठीक है, 2 बार है उसके पास। एक बार है 18 कैरेट गोल्ड की, एक बार है उसके पास 18 कैरेट गोल्ड की। तो हमने ये बना ली रफ में, समझने के लिए सब होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इतने अच्छे से बनाएं, केवल ऐसे ही बना ले सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। केवल इतना एक रेक्टेंगल बना ले, ये 18 कैरेट गोल्ड की बार है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने बना दिया, और एक 12 कैरेट गोल्ड की बार है, ठीक है।
12 कैरेट गोल्ड की एक बार है। अब क्या करना है, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड, ठीक है, वेइंग 120 ग्राम, ठीक है। अब इनमें से कितना कितना हिस्सा, ठीक है, हाउ मच ऑफ ईच, कितना मतलब हर एक का कितना, हाउ मच ऑफ ईच का मतलब होता है हर एक का कितना, मस्ट बी मेल्टेड पिघलाया जाए एक साथ टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए 16 कैरेट की बार, 16 कैरेट गोल्ड की बार जिसका वजन हो 120 ग्राम। तो हमें इन दोनों का क्या हिस्सा पिघलाया जाए कि हमें एक बार प्राप्त हो जाए जो कि हो 120 ग्राम, जो कि 16 कैरेट की हो और कितनी वज़न कितना हो उसका, 120 ग्राम उसका वज़न हो। अब इन दोनों का वज़न नहीं दे रखा, मतलब इन दोनों को ये दोनों हमारे पास भरपूर मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका x मान लिया कि इसका x हिस्सा पिघला के इसमें लगाया गया, ठीक है, और इसका y हिस्सा लगाया गया पिघला के, ठीक है। अब x और y मिलके 120 ग्राम हो जाएंगे, ये बात तो पक्की है क्योंकि ये पूरी का वजन कितना है 120 ग्राम। तो ये बात तो क्लियर है कि x का प्लस y इक्वल टू 120 ग्राम नहीं लिखा क्योंकि हमने इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब देखो इसमें आगे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गिवन प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट, दिया गया है प्योर गोल्ड क्या होता है 24 कैरेट का होता है, मतलब ये 18 कैरेट की है, इसमें से x हिस्सा लिया गया, तो इसमें कितना गोल्ड होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने x हिस्सा ले लिया, देखो टोटल हिस्सा है, तो ये देखो टोटल हिस्सा कितना, ये 16 कैरेट 120 ग्राम में कैरेट एक तरीके से क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है ना। देखो 16 कैरेट क्या है, वैसे अगर ये प्योर होती, अगर ये गोल्ड बार प्योर होती तो कितने कैरेट की होती, 24 कैरेट गोल्ड होती, 24 कैरेट की होती, लेकिन है 16 कैरेट की। तो इसमें कितना हिस्सा गोल्ड का है, तो इसमें अगर प्योर होती तो 24 की होती, लेकिन है कितना, तो 16 24 में से 24 में से कितना हिस्सा है 16, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। 24 में से कितना हिस्सा है, 16 हिस्सा है, तो इसके अंदर सोना कितना होगा 120 ग्राम में से 16। अगर इसको इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो एक तरीका और है समझाने का, देखो 16 कैरेट है और ये 18 कैरेट है, ये 12 कैरेट है, और प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। इसका मतलब ये प्योर नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई। इसमें क्या है, मिलावट है, इस वाली बार में, इस वाली बार, इन दोनों में मिलावट है, तो जो इनसे बनेगी उनमें भी मिलावट, उसमें भी मिलावट ही आएगी, ठीक है ना। इन दोनों बार में क्या है, मिलावट तो है, ये बात तो पक्की है क्योंकि 18 कैरेट की है, 12 कैरेट की है, और प्योर अगर ये प्योर बार होती तो कितने की होती, 24 कैरेट की होती, ठीक है। अब देखो 24 कैरेट का मतलब ही यही होता है कि 24 में से 24 हिस्से क्या हैं, प्योर गोल्ड है। मतलब 24 कैरेट का मतलब क्या होता है कि 24 में से 24 हिस्से पूरे के पूरे गोल्ड है, ठीक। गोल्ड को कैरेट में ही नापा जाता है, जैसे हमने परसेंट नापते हैं, परसेंट क्या नापते हैं, 100 में से आपके कितने नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए, तो कितना हो गया 100% मार्क आ गए, 100% आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। 100 में से 100 नंबर आ गए, 100 में से आपके 95 नंबर आए तो आपके 95% नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन गोल्ड को क्या नापा जाता है, कैरेट में ही नापा जाता है, तो इसलिए ये किया गया। देखो 24 में से कितना हिस्सा गोल्ड है, 16, क्योंकि 16 कैरेट है, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या निकाल दिया, 120 ग्राम में टोटल कितना गोल्ड है, 120 में टोटल कितना गोल्ड है, कितना है 16/24, 16/24। एक तरीका और समझ लो इसको समझने का, देखो मान लो ये पूरी बार 24 कैरेट की है, ठीक है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। 24 कैरेट, तो 24 कैरेट की, ये 16 नहीं लिखा, मान लो 24 लिखा हुआ है, तो 24 कैरेट की बार है, तो 24 कैरेट की जो बार है उसका वजन कितना है 120 ग्राम, ठीक है। तो 1 कैरेट की जो बार होगी उसका वजन कितना होगा 120 / 24 ग्राम, ठीक है। 1 कैरेट की जो अगर इस बार छोटी हो जाए, 1 कैरेट की हो जाए, तो उसका कितना वजन होगा, बार छोटी नहीं हो जाए, उसमें सोना छोटा हो जाए, ठीक है ना। 24 कैरेट की अगर प्योर है एकदम, तो इसमें कितना वजन होगा 120 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर 1 कैरेट की बार हो जाए तो उसमें सोने का वजन कितना हो जाएगा 120/24 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 16 कैरेट की बार हो जाए तो उसमें सोने का वजन कितना हो जाएगा 120/24 × 16। यही हमने किया है, देखो 120 ये रहा, 120 ही ऊपर है, ये 16 है, ये 16 है, और ये 24 है, ठीक है, 54। यही चीज़ हमने करी है। तो 16 कैरेट बार में सोने का वजन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, यही हमने किया है। तो 120 ग्राम की जो है उसमें सोने का वजन ये हो जाएगा। लेकिन ये सोना आया कहाँ से, ये तो इन दोनों से ही तो आया, ये 2 बार जो थी हमारी ये वाली, इन दोनों बार से तो ये सोना निकल के आया है। तो इससे जो हमने x ग्राम लिया था उसमें कितना सोना रहा होगा, टोटल होता है वो प्योर का वो 24 होता है, लेकिन है कितना 18, तो x × 18/24। इसी तरीके से जो हमने y ली थी उसमें कितना सोना रहा होगा, टोटल होता है 24 प्योर सोना, लेकिन उसमें से हमने लिए, लेकिन वो है 12 कैरेट की बार, यानी कि 24 में से 12 क्या है, 12 हिस्से क्या हैं
सोना है, बाकी के हिस्से कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ मतलब मिलावट है, ठीक है ना। इसी तरीके से 24 में 18 हिस्से क्या है, सोना है, और 19, 20, 21, 22 और 6 हिस्से क्या है, मिलावट है, ठीक है ना। 24 में से 18 चला जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 6 हिस्से क्या है, मिलावट है। इसी तरीके से 24 में से 16 हिस्से तो सोना है, और 24 में 17, 18 और 8 हिस्से क्या है, मिलावट है, क्योंकि 24 में से 16 गए तो 8 बचे, तो 8 हिस्से क्या है, मिलावट है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके आएगी, एक इक्वेशन तो ये है ही, ये x + y = 120, इसको सॉल्व करके आएगी दूसरी इक्वेशन। और अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के सवालों की लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही है तो इस टाइप का आप डायग्राम बना के केवल ये भी कर देंगे, तब भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन कर देंगे। तो हमने लिख लिया, लेट द अमाउंट टेकन फ्रॉम 18 कैरेट गोल्ड बार इक्वल टू x ग्राम। मान लीजिए हमने जो अमाउंट मतलब मात्रा, जो मात्रा लिया 18 कैरेट गोल्ड बार से, 18 कैरेट गोल्ड बार से वो हमने कितने लिए, x ग्राम लिए। इसी तरीके से लेट द अमाउंट टेकन फ्रॉम 12 कैरेट गोल्ड बार, वो हमने मान ली y ग्राम मान ली, ठीक है। अब टोटल वजन कितना है, 120 ग्राम, ठीक है। तो इसको लिख लिया, टोटल वेट या फिर मास ऑफ फाइनल बार, जो फाइनल बार जो हमारी बनी है उसका क्या है, टोटल वेट या मास कितना है, 120 ग्राम। मास अच्छा शब्द है, वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मास करना चाहिए हमें इस्तेमाल, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे आप कि वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है। ग्राम, 1 किलोग्राम, ग्राम, ये मास होता है, क्या होता है, मास होता है। वेट क्या होता है, वेट न्यूटन में आता है, फोर्स होता है वेट, या फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने। तो वे मास इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ फाइनल बार कितना हो जाएगा, 120 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम उसका मास है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, x + y, जो x हमने इससे लिया, y इसके लिए, इसका मतलब x + y किसके, 120 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या लिख लिया, अब लिख लिया हमने टोटल मास ऑफ गोल्ड इन फाइनल बार। टोटल मास, टोटल मास कितना है, मास मतलब वजन, टोटल वजन गोल्ड का फाइनल बार में, जो हमारी फाइनल बार बनी है उसमें गोल्ड का वजन कितना है, मतलब प्योर गोल्ड का, चाहो तो प्योर गोल्ड लिख सकते हो, यहाँ पे प्योर गोल्ड लिख सकते हो ना। प्योर गोल्ड का वजन कितना है, 100 ग्राम, 20 ग्राम की वो है, और 16 कैरेट की है। 16 कैरेट क्या होता है, 16 कैरेट का मतलब ही यही होता है कि 24 में से 16 हिस्से क्या है, 16 कैरेट। यहाँ पे भी 16 कैरेट लग गया, कैरेट का मतलब ही यही हो गया कि 24 में से 16 हिस्से क्या है, सोना है। तो मतलब 24 में से 16 हिस्से क्या है, सोना है, ठीक है। तो 120 × 16, तो 24 में से 16 हिस्से क्या है, सोना। तो 24 हिस्सों में से 16 हिस्से सोना है, तो एक हिस्से में से 16/24 हिस्से सोना होगा, ठीक है। और 120 ग्राम, ठीक है ना, या फिर 24 ग्राम में से 16 ग्राम सोना है, ऐसे कह सकते हो। तो 1 ग्राम में से 16/24 ग्राम क्या होगा, सोना होगा। तो 120 ग्राम में से कितना, 1 ग्राम में से इतना, तो 120 में से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 24 × 120, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे समझाया मैंने आपको, अगर कहीं भी कैरेट लग गया, 16 कैरेट का मतलब क्या है, 24 हिस्से में से 16 हिस्से सोना है। वो हिस्से कुछ भी हो सकते हैं, ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, तो हमने ग्राम ले लिया। तो 24 ग्राम में से 16 ग्राम सोना है, ठीक है। तो 1 ग्राम में से कितना ग्राम सोना होगा, ये 24 डिवाइड हो जाएगा, 16/24 ग्राम सोना होगा। तो 120 ग्राम में से कितने ग्राम सोना होगा, प्योर सोना मतलब, इंटू 120, इतना सोना होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब ये टोटल मास है, ये कितना होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, x जो लिया है वो कितनी है, x हमने 18 कैरेट की उससे लिया है, तो 18 कैरेट से लिया था, यानी कि उसमें क्या है, 24 हिस्से में से 18 हिस्से क्या है, सोना। इसी तरीके से y जो हमने लिया है वो 12 कैरेट की बार से लिया है, तो इसमें क्या है, 24 हिस्से में से 12 हिस्से सोना है, और ये इसके बराबर हो जाएगा 120 × 16/24। तो आप कोई लैंग्वेज कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, लास्ट में लिख देंगे हैंस क्या, यहाँ से लिख देंगे अमाउंट टेकन फ्रॉम 18 कैरेट गोल्ड बार, x की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे इतना ग्राम, ठीक है। और यहाँ से लिख देंगे अमाउंट टेकन फ्रॉम 60, लेट द नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना, हैंस के बाद अमाउंट टेकन फ्रॉम 12 कैरेट गोल्ड बार, तो कितना हो जाएगा, y जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी इसको सॉल्व करने के बाद 80 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, और ये वाली, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके, जो इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी, और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस अमाउंट टेकन फ्रॉम 18 कैरेट गोल्ड बार इक्वल टू 80 ग्राम्स, और इसी तरीके से यहाँ पे 40 ग्राम्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम। ठीक है, द लार्जर ऑफ द टू मतलब जो लार्जर है, जो बड़ा है दोनों में से, ठीक है, किस में से, सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिनका सम जो हो वो क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है हमारा 90 डिग्री होता है, उनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि एक लाइन ले ली हमने, ठीक है, और एक लाइन में इस तरीके से एक लाइन खींच ली, उसको चाहो तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक लाइन पे हमने ये पॉइंट ले लिया, ऐसे समझ लो, और उस पॉइंट से हमने एक लाइन खींच ली इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी तरीके से अगर ये लाइन इसको काट देती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो 1 2 3 4, ठीक है। एंगल 1 और 2 क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 2 और 3 सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एंगल 2 और 3 भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि एक सीधी लाइन है और 2 है 3 क्या है? सम इनका 180 डिग्री होगा। इस तरीके से एंगल 3 और 4 भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरीके से एंगल 1 और 4 भी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो केवल एक एग्जाम्पल ले लो। अगर इस तरीके से एक लाइन है तो हमारा ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 क्या हो? सप्लीमेंट्री। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री। इसमें एक लाइन इस तरीके से है, तो एक एंगल 1 ये है, एक एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 मान लो, ठीक है, या एंगल ए कह लो, एंगल बी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो उनका जो सम है वो सॉरी जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो मान लिया हमने ए बी सी डी, तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो गया? सी बी डी। ये बड़ा वाला ये हो गया ना एंगल, ये बड़ा वाला एंगल हो गया। तो एंगल सी बी डी जो है वो क्या है? स्मॉलर बाई 18 डिग्री। वो छोटे वाले से कितना है? 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। छोटा वाला कौन सा है? एंगल ए बी डी, ठीक है। तो हमने लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को मान लो y मान लिया और छोटे वाले एंगल को मान लो x मान लिया, तो x प्लस 18 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता लग जाएगी आपकी और आपके एंगल्स निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये ए बी डी सी बी डी सब लिखना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है। आपको केवल यहाँ तो मैंने आपको लैंग्वेज बता देता हूँ क्या लिखनी है। लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, लेट द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री, ठीक है। ये हमने दो एंगल मान लेंगे। लार्जर एंगल को कितना मान लेंगे? x मान लेंगे, स्मॉलर एंगल को y मान लेंगे, ठीक है। आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, अपना रफ में समझने के लिए, ठीक है, या फिर टीचर को दिखाने के लिए बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक ऐसे डायग्राम बना लिया, बड़ा एंगल को हमने x मान लिया, छोटे वाले को हमने कितना मान लिया? y मान लिया, ठीक है। लार्जर एक ये हो गया। अब क्या है? x प्लस वाई, x प्लस सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सम कितना होगा? सम ऑफ x एंड y कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि वो लार्जर वाला जो है, मतलब बड़ा वाला कौन सा है? x माना है हमने, वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो हमने लिख देंगे, सीधा लिख देंगे नाउ y प्लस 18, क्योंकि दिया हुआ है ये तो क्या है? गिवन, आगे गिवन लिख दो चाहो तो, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई सेकंड, और एक आपकी 1 आ गई। दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसको और तरीके से अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इक्वेशन को ऐसे लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। डिग्री हटा देना, क्योंकि हमें पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंस सॉल्व करने के बाद x और y की जो भी वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, बहुत आसान है सॉल्व करना। दोनों को ऐड कर लिया, 2x हो गया और y कट जाएंगे, 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 18 और 180 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 198 हो जाएगा, है ना, 198 हो जाएगा। तो 198 का हमने क्या किया? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 99 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 99 डिग्री आ जाएगी। और y की कितनी आ जाएगी? y की आपकी आ जाएगी 180 में से 99 घटा दो, तो 180 में से पहले 100 घटा दो, तो 80 बचा। हमने 100 ज़्यादा घटा दिया तो 81 आ जाएगी। कितनी जाएगी? 81 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 81। तो हमारे लास्ट में क्या लिख देंगे? x और y की हैंस द लार्जर एंगल
कितना, इक्वल टू बी की जगह क्या, इक्वल टू एक्स डिग्री कितना 99 डिग्री, द स्मॉलर एंगल इक्वल टू कितना 81 डिग्री। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जैसे मैंने डायग्राम बना लिया ये, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है इस तरीके से ही हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो कोई भी दो एंगल हैं जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, चाहे वो एंगल कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे अगल बगल में ही हो, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल है और ये सामने वाले एंगल क्या है, ये सामने वाले एंगल इस तरीके से हैं कि इनका सम क्या है 180 डिग्री, वैसे तो कितना है 180 डिग्री हो इन दोनों का, तो ये वाला एंगल मान लो इसको मैंने ABCD कह लिया, तो एंगल A वो क्या हो जाएगा, एंगल C और एंगल C कितने हो जाएंगे, अगर एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री है तो एंगल और एंगल C क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है एंगल ऐसी अगल बगल में हो, ठीक है ना। तो एंगल कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल ले लिया था इसे समझाने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो उनको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो हमने ये ले लिया, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है, तो इसमें जो होता है ABC, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसमें एंगल A और एंगल C हमेशा क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये सब ज्योमेट्री में हम आगे पढ़ेंगे। एंगल A और एंगल C जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जो बाकी के बचे दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और एक एग्जाम्पल तो हमने ये ले ही लिया था, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, वो कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद पढ़ें, खुद समझें, खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, सवाल समझने में आसान है, कोई सवाल समझने में हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड जाएगा इसका, तो खुद करने की इसको कोशिश करें, ठीक है। तो अगली वीडियो में इस सवाल को मैं कराऊंगा। आपका वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।